हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वास कुमार आप सभी का प्रेरणा स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जीव विज्ञान विषय की अपनी कक्षाएं निरंतर चल रही है और उसमें अपना जो तीसरा चैप्टर चल रहा है, परागण वाला जो पार्ट उसमें कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो है पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका का बीजांड परिवेश, पराग नलिका का भ्रूणकोश में परिवेश कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद जो आज का अपना टॉपिक है वो निषेचन है या फर्टिलाइजेशन को आप कह सकते हैं। निषेचन क्या है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निषेचन के बारे में बताया, वो आज हम लेंगे। तो सर्वप्रथम निषेचन की परिभाषा की हम बात करते हैं। निषेचन की जो प्रक्रिया है ये पादपों और जंतु सभी के अंदर पाई जाती है और इस निषेचन के कारण जो है पादप और जंतुओं में युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन हमेशा नर और मादा युग्मकों के बीच में होगा। नर और मादा युग्मक जो है वो पास आते हैं, समीप आएंगे और उनके केंद्रकों का संलयन होगा और दोनों कोशिकाओं के संलयन से एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा, उसे हम युग्मनज कहेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा इसकी क्या है, देखिए। परिभाषा हो गई, नर तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन, केंद्रकों का जो संलयन होगा उसे हम निषेचन कहेंगे। ठीक है। निषेचन के बारे में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले निषेचन के बारे में बताया था। निषेचन की जो परिभाषा है वो स्ट्रासबर्गर के द्वारा दी गई थी। ठीक है। तो निषेचन जो होगा वो पादपों में भी होगा और जंतुओं में भी होगा। और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक नर युग्मक है, ठीक है, और ये इधर एक मादा युग्मक है, ठीक है। दोनों युग्मकों के जो केंद्रक हैं, इन केंद्रकों का संलयन होगा और एक सिंगल कोशिका का निर्माण होगा। इस कोशिका को हम कहते हैं युग्मनज। और ध्यान रखना है कि ये जो नर और मादा युग्मक हैं ये हमेशा दोनों एन होते हैं और एन प्लस एन जब मिलते हैं तो यहाँ जो युग्मनज बनता है वो हमेशा कैसा होता है, 2n होता है। अर्थात इसको द्विगुणित भी कह सकते हैं। ठीक है। तो निषेचन का परिणाम क्या होगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होना और इसी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से नए जीव का विकास होता है। ठीक है। तो युग्मनज जो होगा, किसी भी जीव में निषेचन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है। अब निषेचन के बाद हम बात करते हैं आवृतबीजी पादपों की। आवृतबीजी पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है। तो आवृतबीजी जो पादप है इनमें केवल निषेचन नहीं पाया जाएगा, यहाँ दोहरा निषेचन पाया जाएगा। आवृतबीजी पादपों में दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया है इसके साथ साथ त्रिश संलयन भी होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है आवृतबीजी पादपों का। अन्य किसी पादप या जंतु के अंदर दोहरा निषेचन और त्रिश संलयन की प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी। तो दोहरा निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन जो है इसे हम द्विनिषेचन भी कह सकते हैं, द्विनिषेचन भी कह सकते हैं या दोहरा निषेचन कह सकते हो। और दोहरा निषेचन के साथ साथ पाई जाएगी त्रिसंलयन की प्रक्रिया। इसे हम कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। और ये प्रक्रिया कहाँ पाई जाएगी, ओनली आवृतबीजी पादपों में पाई जाएगी। केवल आवृतबीजी पादपों में ही दोहरा निषेचन और त्रिश संलयन पाया जाएगा, अर्थात 2 बार निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। ठीक है। अब निषेचन के बारे में आपको बताया कि नर और मादा युग्मकों के बीच में निषेचन होता है। जो वास्तविक निषेचन होता है, वास्तविक निषेचन को हम यहाँ सत्य निषेचन भी कह सकते हैं। जो निषेचन उसे हम सत्य निषेचन भी कह सकते हैं, वास्तविक भी कह सकते हैं। या जैसे यहाँ आवृतबीजी पादपों में 2 बार होगा तो इसे
नर और मादा युग्मकों के बीच में जो होता है उसको हम प्रथम निषेचन भी कह सकते हैं। आवृतबीजी पादप में 2 बार निषेचन होता है, तो पहला जो निषेचन है वो नर और मादा युग्मकों के मध्य में होता है, तो इसे प्रथम निषेचन भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि युग्मकों का संलयन हो रहा है तो वास्तविक या सत्य निषेचन जो उसको हम युग्मक संलयन भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सिनगेमी। ट्रू फर्टिलाइजेशन, फास्ट फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी या गैमेट फ्यूजन कह सकते हो। तो यहाँ जो आवृतबीजी पादप है इनमें दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि निषेचन जो होगा वो नर और मादा युग्मकों के बीच में होगा, और इस कार्य के लिए दोनों को पास पास में आना होगा। नर और मादा दोनों युग्मक जो पास पास आएंगे। अब आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो नर युग्मक हैं वो परागनलिका में पाए जाएंगे, और मादा युग्मक जो है वो अंडाशय के अंदर बीजांड होगा, बीजांड में भ्रूणकोश पाया जाएगा, और भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मक पाया जाता है। तो यहाँ भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर से आपको बताता हूँ। ये भ्रूणकोश की संरचना हो गई। इसमें निभाग वाली साइड जो उधर 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, ये प्रतिव्यासांत कोशिका हैं, और ध्यान रखना है कि तीनों कोशिकाएं जो हैं वो अगुणित होती हैं, अर्थात एन होती हैं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर होंगी। तीनों को संयुक्त रूप में अंड समूचे कहते हैं, और इस अंड समूचे में बाहर की तरफ जो 2 कोशिकाएं होती हैं इनको हम सहायक कोशिका कहते हैं। बीच में एक अंड कोशिका पाई जाएगी, ये बाहर की तरफ भी एक कोशिका है, इसको भी हम सहायक कोशिका कहते हैं। ओके, और इस भ्रूणकोश के मध्य में केंद्र में एक बड़ी कोशिका पाई जाएगी, इस कोशिका को हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती है, और भ्रूणकोश के माध्यम पर ये पूरी जो संरचना है, कंप्लीट संरचना को हम भ्रूणकोश कह रहे हैं। और भ्रूणकोश के बारे में आपको बताया था कि 7 कोशिकीय, 3 3 6 और 1 7 कोशिकीय, और 8 केंद्रक है यहाँ पर। 3 केंद्रक ऊपर वाले कोशिका में, 3 केंद्रक नीचे वाले कोशिका में, 2 केंद्रक बीच वाली कोशिका में, तो 8 केंद्रक हो गए। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक की ये जो संरचना आपको दिख रही है इसको हम भ्रूणकोश कहते हैं, और इसी भ्रूणकोश को बताया था मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। और इस मादा युग्मकोद्भिद में यहाँ जो अंड कोशिका है ये मादा युग्मक का काम करती है। तो मादा युग्मक यहाँ पर है। अब मादा युग्मक जो है जिसको हम अंड कोशिका कह रहे हैं ये अगतिशील, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो मादा युग्मक यही रहेगा। नर युग्मक जो इसके पास आएंगे, और नर युग्मक जब यहाँ पर आएंगे तो निषेचन भी यहीं पर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो भ्रूणकोश के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब भ्रूणकोश में नर युग्मक आएंगे। अब नर युग्मक 2 होते हैं और वो परागनलिका के अंदर पाए जाते हैं। ये बताया था आपको पिछली कक्षा में। पिछली कक्षा में आपको बताया था कि भ्रूणकोश जो होगा उसमें परागनलिका प्रवेश करती है 2 नर युग्मकों को लेकर, और भ्रूणकोश में परागनलिका का जो प्रवेश है वो आपको 3 प्रकार से बताया था। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार आपको बताया था कि अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के मध्य से। दूसरा आपको बताया था एक सहायक कोशिका तथा भ्रूणकोश भित्ति के मध्य से।
तीसरा जो परिवेश आपको बताया था, एक सहायक कोशिका, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए परिवेश। 3 प्रकार से भ्रूण कोश के अंदर परागनलिका का प्रवेश होगा, और किसी भी प्रकार से जब परागनलिका भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी तो उसके पश्चात परागनलिका का जो अंतिम सिरा है वो फट जाता है, और एक परागनलिका के अंदर 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, दोनों भ्रूण कोश के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, पहला जो आपको परिवेश बताया कि एक अंड कोशिका जो एक ही होती है, अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच में से, तो अंड कोशिका यहाँ पर है, सहायक कोशिका इसके दोनों तरफ होती हैं, ये इनके केंद्रक। तो परिवेश जो है इस अंड कोशिका और इस सहायक कोशिका के बीच में से होगा, तो बीच वाला भाग ये है, दोनों की भित्ति के बीच में से ये परागनलिका जो है वो प्रवेश, ये परागनलिका आ रही है इधर से, ये परागनलिका है, और इसमें 2 नर युग्मक हैं, तो दोनों कोशिकाओं के बीच में से परागनलिका प्रवेश करेगी। ये परागनलिका इधर से भी प्रवेश कर सकती है क्योंकि सहायक कोशिका इधर भी है, अंड कोशिका इधर भी आ रही है, तो इधर से भी इसका प्रवेश हो सकता है। पहला प्रवेश इसके अनुसार इस प्रकार से होगा। दूसरा, एक सहायक कोशिका तथा भ्रूणकोश भित्ति के मध्य से, तो इसमें इस प्रकार से होगा, ये बाहर की तरफ ये सहायक कोशिका हो गई और ये भ्रूणकोश की भित्ति हो गई, ये जो कंप्लीट है ये भ्रूणकोश की भित्ति है, ये भ्रूणकोश की भित्ति इस सहायक कोशिका की तरफ भी है, तो सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भित्ति इधर, इन दोनों के बीच में से परागनलिका जो अंदर प्रवेश करेगी। सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भित्ति इस तरफ भी है, तो इधर से भी प्रवेश कर सकती है। ठीक है, दोनों तरफ से ये प्रवेश कर सकती है। तीसरा जो प्रवेश है, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, तो अधिकतर जो परागनलिका का जो प्रवेश है वो इस प्रकार का होता है, और जब सहायक कोशिका को चीरते हुए या उसको नष्ट करते हुए परागनलिका अंदर प्रवेश करेगी, उसके बाद वो फट जाती है। तो तीसरा जो प्रवेश है वो इस प्रकार से होगा, ये बीच में अंड कोशिका और ये बाहर की तरफ सहायक कोशिका। तो सहायक कोशिका ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, किसी एक से परागनलिका इसके मध्य से होती हुई प्रवेश करेगी, इधर से भी प्रवेश कर सकती है। ठीक है, जब सहायक कोशिका के अंदर परागनलिका प्रवेश करती है तो सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, और उसके बाद जो है परागनलिका का अंतिम सिरा फट जाएगा, और एक परागनलिका में आपको बताया कि 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, तो दोनों नर युग्मक जो भ्रूणकोश में छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, जब परागनलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगी तो दोनों सहायक कोशिका नष्ट हो जाती हैं, और भ्रूणकोश में आपको बताया कि ऊपर की ओर 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं निभाग वाले छोर की ओर पाई जाती है, तीनों प्रतिव्यासांत कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो परागनलिका के प्रवेश के बाद में भ्रूणकोश वाले भाग में एक तो बीच में केंद्रीय कोशिका शेष रहेगी और एक यहाँ पर अंड कोशिका शेष रहेगी। बाकी जो अन्य कोशिकाएं हैं जैसे 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और 2 सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और नष्ट होने के बाद जो है इसकी स्थिति क्या होगी वो आपको डायग्राम से बताता हूँ। परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश के पश्चात 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और 2 सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भ्रूणकोश वाला भाग है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये जो भाग है वो केंद्रीय कोशिका का है, और यहाँ नीचे की ओर जो है ये अंड कोशिका है। ये पूरी जो संरचना है ये तो हो गया भ्रूणकोश, ये कोशिका केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका हो गई। इस केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों केंद्रकों को हम कह रहे हैं ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्र कहेंगे, और ये नीचे वाली कोशिका को हम कह रहे हैं अंड कोशिका। ठीक है, और यही अंड कोशिका जो है वो किसका काम करती है, मादा युग्मक का कार्य करती है। ओके, ये मादा युग्मक हो गया।
अब पराग नलिका जो है इसने अंदर प्रवेश कर लिया और अंदर प्रवेश के बाद में ये फट गई और दोनों नरयुग्मक जो हैं वो इसने यहाँ छोड़ दिए। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, नरयुग्मक कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नरयुग्मक तो 2 हैं और मादा युग्मक केवल एक ही है। ठीक है, तो यहाँ अब क्या होगा, यहाँ दोहरा निस्सन जो होगा उसकी प्रक्रिया पाई जाएगी। ये जो दोहरा निस्सन जो है, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है नवास्चिन ने सर्वप्रथम दोहरा निस्सन देखा था 1898 में। 2 प्लांट्स में इन्होंने स्टडी की थी। एक तो है फ्रीटिलेरिया और एक है लिलियम। नवास्चिन ने 1898 में फ्रीटिलेरिया और लिलियम में सर्वप्रथम दोहरा निस्सन के बारे में बताया था। अब ये दोहरा निस्सन किस प्रकार से हो रहा है, दोहरा का अर्थ 2 बार हो गया, अर्थात निस्सन 2 बार पाया जाएगा। अब 2 बार क्यों हो रहा है, तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि 2 नरयुग्मक पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 बार निस्सन होगा। अब ये कौन सी कोशिकाओं के मध्य होगा वो देखिए। यहाँ जो 2 नरयुग्मक हैं, दोनों नरयुग्मक जो हैं वो अंड कोशिका के पास में है। तो एक नरयुग्मक जो होगा वो इस मादा युग्मक या अंड कोशिका के साथ में निस्सन करेगा। नरयुग्मक जो है मादा युग्मक के पास में है, तो यहाँ पर इन 2 के बीच में जो निस्सन होगा वो आसानी से हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई गति की आवश्यकता नहीं होगी। जो दूसरा नरयुग्मक है वो इस द्वितीय कोशिका के साथ केंद्रीय कोशिका के साथ निस्सन करता है। दूसरा नरयुग्मक इधर गति करेगा और केंद्रीय कोशिका के साथ में निस्सन करेगा। यहाँ गति जो अमीबीय प्रकार की हो सकती है या फिर किसी अन्य गति के द्वारा नरयुग्मक जो होगा वो केंद्रीय कोशिका के पास जाएगा। लेकिन निषेचन से पहले क्या होता है, निषेचन से पहले कुछ परिवर्तन होगा। वो देखिए क्या परिवर्तन होगा। जैसे ये 2 अंड कोशिका हो गई और ये एक नरयुग्मक हो गया। यहाँ इस केंद्रीय कोशिका में परिवर्तन होगा। केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। निषेचन से पहले दोनों ध्रुवीय केंद्रकों का आपस में संलयन हो जाता है और 2 केंद्रकों से एक ही केंद्र का निर्माण हो जाता है। ये जो केंद्रीय कोशिका है वो आपको द्विकेंद्र की दिखाई दे रही है और यहाँ जो मैंने संरचना बनाई है वो एक केंद्र की है। दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से जो संरचना बनती है इसे हम द्वितीयक केंद्र कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया, द्वितीयक केंद्रक। और ये द्वितीयक केंद्रक ध्यान रखना आपको कैसा होता है, द्विगुणित होगा अर्थात 2n होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 ध्रुवीय केंद्रक, एक ध्रुवीय केंद्रक n प्रकार का है, दूसरा ध्रुवीय केंद्रक भी n प्रकार का है। दोनों का संलयन हुआ, नई संरचना बनी, वो 2n बन गई और उस 2n को हमने क्या नाम दिया है, द्वितीय केंद्र का है। तो द्वितीय केंद्रक यहाँ कैसा है, 2n है। और इसके साथ ये दूसरा जो नरयुग्मक है ये निषेचन करेगा। एक तो यहाँ अंड कोशिका के साथ में करेगा निषेचन और दूसरा जो होगा, दूसरा नरयुग्मक इस द्वितीय केंद्र के साथ में निषेचन करेगा। ठीक है, देखिए जब अंड कोशिका जो एक मादा युग्मक है ये नरयुग्मक के साथ में निषेचन कर रहा है, तो जैसे ये मैंने बनाया बाहर की, हम लेते हैं ये तो हो गया मादा युग्मक और ये हो गया नरयुग्मक। दोनों को हमने बाहर लिया है और दोनों के बीच में जब निषेचन होता है तो बताया था क्या बनेगा, हमेशा युग्मनज बनेगा। और ये युग्मनज आपको कैसा बताया, द्विगुणित बताया। ठीक है, तो यहाँ जब निषेचन होगा तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और ये इन दोनों के बीच में पहली बार निषेचन हुआ है तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं ये प्रथम निषेचन है। ये इन दोनों के बीच में पहला निषेचन हुआ तो इसको हम प्रथम निषेचन कहेंगे। क्योंकि ये नर और मादा युग्मकों के बीच में हो रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पर सत्य निषेचन कहेंगे। नर और मादा युग्मक के बीच में हो रहा है तो सत्य निषेचन कहा जाएगा। और या फिर इसको यहाँ हम युग्मक संलयन या
शिनगे में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो युग्मनज निर्माण के दौरान जो निस्सन होता है जिसको हम वास्तविक निस्सन कहते हैं, वो यहाँ पर एक अंडकोशिका और एक नर युग्मक के बीच में होगा। ठीक है, दूसरा जो निस्सन हुआ वो कहाँ पर हुआ, एक नर युग्मक जो ये ऊपर की तरफ, दूसरा जो इसकी हम बात कर रहे हैं ये द्वितीय केंद्रक और दूसरे नर युग्मक के बीच में होगा। अब जो वास्तविक निस्सन होता है वो नर और मादा युग्मक के मध्य होता है। अब यहाँ नर युग्मक तो है लेकिन मादा युग्मक नहीं है, यहाँ क्या है, कौन सी कोशिका, द्वितीय केंद्रक है। तो ये जो है वास्तविक या सत्य निस्सन नहीं होगा, इसे हम असत्य निस्सन या आभासी निस्सन या फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। या क्योंकि ये यहाँ पर दूसरी बार निस्सन हो रहा है इसलिए इसको द्वितीय निस्सन भी कहा जाता है। जब यहाँ नर युग्मक और इस द्वितीय केंद्र के साथ निस्सन होगा तो यहाँ पर एक नई संरचना बनेगी जिसको हम कहेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का निर्माण होगा। अगले डायग्राम में देखिए, जैसे निषेचन के पश्चात यहाँ निस्सन हो गया तो जहाँ पर अंडकोशिका होती है वहाँ पर तो आपको क्या दिखाई देगा, युग्मनज दिखाई देगा, और जहाँ पर द्वितीय केंद्रक होता है वहाँ पर जो संरचना बनती है इसको हम कहते हैं भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर केंद्र पाया जाता है, इस केंद्र को हम भी नाम देते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कहेंगे। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये निस्सन के पश्चात की स्थिति होगी। प्रथम बार निस्सन नर और मादा युग्मक के बीच में होगा तो यहाँ तो आपको युग्मनज दिखाई देगा, और दूसरा जो निस्सन है वो दूसरे नर युग्मक और किसके साथ, द्वितीय केंद्र के साथ में होगा। तो यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ठीक है, या एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। तो एक बार तो निस्सन यहाँ हुआ था, दूसरी बार निस्सन यहाँ हुआ, तो दो बार निस्सन हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विनिस्सन या दोहरा निस्सन। ठीक है, अब देखिए ये युग्मनज आपको बताया 2n अर्थात द्विगुणित इसको कहते हैं, क्योंकि ये n+n एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के योग से बना है। और ये जो भ्रूणपोष है इसको हम हमेशा यहाँ पर त्रिगुणित कहेंगे, 3n या त्रिगुणित इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये तीन केंद्रकों के योग से बना है। तीन केंद्रक कौन से, दो केंद्रक तो ध्रुवीय केंद्रक के, या हम कह सकते हैं कि जो द्वितीय केंद्रक वो कैसा था, 2n था, इसमें एक n और जुड़ गया। एक n किसका आया, नर युग्मक का आया। ये नर युग्मक जो है ये n प्रकार का होगा, तो n+n ये कैसा हो गया, अब 3n हो गया। तो भ्रूणपोष जो बना वो कैसा होगा, 3n होगा, त्रिगुणित होगा। ठीक है, अब यहाँ जो है युग्मनज जो होगा ये आगे भ्रूण का निर्माण करेगा। किसी भी जीव में जो द्विगुणित है उसमें प्रथम कोशिका जो होती है वो युग्मनज होता है। युग्मनज से आगे भ्रूण और कंप्लीट जो शरीर है उसका विकास होता है। तो युग्मनज यहाँ हम आर्धबीजी पादप जो कि बीजाणुद्विध प्रकृति के होते हैं उसकी प्रथम कोशिका के रूप में युग्मनज काम करेगा। और जो भ्रूणपोष है ये यहाँ पर जो वृद्धि कर रहा या वृद्धिशील जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो यहाँ दोहरा निस्सन की तो बात होगी कि दो बार निस्सन हुआ। पहला जो निस्सन है वो एक नर युग्मक और एक अंडकोशिका के बीच में हुआ, उसको हमने प्रथम निस्सन कहा। दूसरा जो निस्सन है वो दूसरे नर युग्मक और द्वितीय केंद्र के मध्य हुआ, इसको हमने दूसरा निस्सन कहा। ठीक है, और दो बार हो रहा है तो दोहरा निस्सन कह रहे हैं। ठीक है, अब एक शब्द हो रहा था अभी, त्रिसलन। त्रिसलन क्या होता है, तो त्रिसलन ये है, यहाँ पर देखिए जो भ्रूणपोष बना है उसमें मैंने बताया कि तीन केंद्रकों के योग से बना है। तीन केंद्रकों का यहाँ पर सलन हुआ है। दो केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक है और एक केंद्रक नर युग्मक का है। तो यहाँ भ्रूणपोष जो बनता है वो त्रिसलन का परिणाम होता है। तीन केंद्रकों के सलन से जब भ्रूणपोष का निर्माण होगा तो इस प्रक्रिया को हम त्रिसलन कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ जो है, यहाँ तो क्या हुआ, प्रथम निस्सन हुआ, यहाँ तो प्रथम निस्सन हुआ है, यहाँ त्रिसलन हुआ है। यहाँ प्रथम निस्सन और यहाँ त्रिसलन। प्रथम निस्सन और त्रिसलन दोनों को हम दोहरा निस्सन कह सकते हैं, क्योंकि त्रिसलन क्या है,
उसमें भी दूसरा निस्सन हुआ है। तो प्रथम निस्सन जो यहाँ पर हुआ है, दूसरा निस्सन जो यहाँ हुआ है, दोनों को सम्मिलित रूप में हम त्रिसलन यहाँ पर हुआ है, प्रथम निस्सन यहाँ पर हुआ है। प्रथम निस्सन और त्रिसलन दोनों को सम्मिलित रूप में क्या कहेंगे, दोहरा निस्सन कहा जाएगा। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 बार निस्सन हुआ है, इसलिए दोहरा निस्सन या डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और त्रिसलन क्या है, यहाँ पर 3 केंद्रकों के संलयन से भ्रूणपोष का निर्माण हुआ है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, त्रिसलन कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पर निस्सन जो है वो कंप्लीट होता है। तो दोहरा निस्सन और त्रिसलन क्या है, एक बार आप फिर से देख लीजिए इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये जो कोशिका है उसको हमने द्वितीय केंद्र का, जो निस्सन से जस्ट पहले दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से बनता है, द्वितीय केंद्रक। और यहाँ ये एक अंड कोशिका है, ये पूरा जो भाग एक भ्रूणकोश का है, सहायक कोशिकाएं और ऊपर प्रतिव्यासांत कोशिका नष्ट हो चुकी हैं। इसके बाद परागणलिका ने क्या कर दिया, दोनों नरयुग्मकों को अंदर छोड़ दिया। एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ निस्सन करेगा, युग्मनज का निर्माण यहाँ पर होगा, और इसी को हम प्रथम निस्सन यहाँ पर कहेंगे, इसी को सत्य निस्सन कहेंगे, और इसी को युग्मक संलयन कहा जाएगा। ओके, और दूसरा जो नरयुग्मक है वो द्वितीय केंद्र के साथ निस्सन करेगा। यहाँ पर त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ठीक है, प्रथम निस्सन का परिणाम है युग्मनज, और दूसरा निस्सन उसका परिणाम हो गया भ्रूणपोष। ठीक है, और यहाँ जब भ्रूणपोष बनता है तो इसमें बताया कि 3 केंद्रकों का संलयन है, 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक हैं जो बाद में द्वितीय केंद्रक बनाते हैं, जो 2n अवस्था है, और एक n जो आता है वो नरयुग्मक से आता है। तो 3 केंद्रकों का संलयन हो गया, और 3n या त्रिगुण संरचना भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का विकास हो गया। तो ये यहाँ जो संलयन हुआ उसको, या हम कहते हैं जो दूसरी बार जो निस्सन हुआ है, जो दूसरी बार निस्सन हुआ है उसको हम, उससे क्या बनेगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रथम निस्सन यहाँ पर हुआ था, प्रथम निस्सन और यहाँ पर त्रिसंलयन हुआ है। प्रथम निस्सन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप में क्या कहेंगे, दोहरा निस्सन या डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिस्सन कहा जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक है नवासिन 1898 में इन्होंने बताया था। कौन से पादपों में खोज की गई थी, फ्रिटिलेरिया और लीलियम प्लांट में सर्वप्रथम इन वैज्ञानिक ने निस्सन दोहरा निस्सन के बारे में बताया था। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है निस्सन कंप्लीट होता है। निस्सन का परिणाम आपको ध्यान रखना है, एक तो युग्मनज का निर्माण होगा और दूसरा भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इसके बाद भ्रूणकोष जो है उसके प्रकार लेंगे, 3 प्रकार के प्रकार होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।